नमस्कार, स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। तो बजट सत्र पर लगातार हरियाणा न्यूज की कवरेज जारी है। आज बजट पेश होगा, सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पढ़ना शुरू करेंगे। पूरे हरियाणा की निगाहें आज विधानसभा पर हैं कि विधानसभा से उनके लिए आज किस तोहफे का ऐलान वित्त मंत्री मनोहर लाल करते हैं, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया जाएगा। इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल में हमारे तमाम गेस्ट अभी मौजूद हैं। चलेंगे मुकेश कापड़ीवास जी के पास, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मुकेश जी, सुना आपने किस तरीके से तमाम विपक्षी दल जो इस समय हमारे साथ पैनल में मौजूद है निशाना साधते नजर आए कि जो बजट एलो हुआ उसे आप खर्च तो कर लीजिए, धरातल पर कैसे उतारेंगे? अब 2 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है क्या? ये पूरी आस हम लेके चलें? वही है जी, मैं बिल्कुल आपको दावे से कह सकता हूं कि एक ऐतिहासिक बजट होगा। अभी मैं सुन रहा था अपने कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि स्टार्टअप इंडिया में आम आदमी पार्टी का क्या रोल है? ये शुरुआत ही मोदी जी की सोच की है। आज मनोहर लाल जी डिजिटल इंडिया पास में लौटूंगा, हरियाणा में उतारा है, लौटूंगा आपके पास। ठीक है, हाँ जी। एनओसी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कोई भी एनओसी अगर आप लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको एनओसी मिल जाएगी। आज आपको ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, बजरंग जी, कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि रोजगार का मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2004 से 2014 में 70,000 सरकारी नौकरियां देने का इन्होंने काम किया था। और वो 70,000 नौकरियां कैसे मिलती थी आप और पूरे हरियाणा को पता है। 1,24,000 नौकरियां देने का माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया पिछले 9 सालों में। और हर वंचित व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, अभी ग्रुप सी का रिजल्ट आया है, आप देखिएगा कौन व्यक्ति नौकरी लगे हैं। जिसके घर पर छत नहीं है ऐसा व्यक्ति नौकरी लगे हैं। एक परिवार में से 3-3, गरीब परिवार में 3-3 बच्चे, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाले थे। आज आप हरियाणा के कोचिंग सेंटर्स जाकर देखेंगे तो सभी कोचिंग सेंटर्स फुल भरे हुए हैं, क्योंकि आज लोगों में एक विश्वास जमा है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है जो ईमानदारी से सबको नौकरी देगा। आज हरियाणा में अगर सत्ता को चूल अचूल परिवर्तन करने का अगर किसी ने काम किया है तो मनोहर लाल जी ने किया है। क्या पहले कभी कोई सोच सकता था? क्या पहले कभी कोई सोच सकता था कि हरियाणा में ईमानदारी से नौकरी मिल जाए? हरियाणा में नौकरी लेने के लिए आपको या तो किसी नेता का रिश्तेदार होना पड़ता था या आपके पास पैसे होने चाहिए थे। खुली बोलियां लगती थी हरियाणा में सरकारी नौकरियों की, लेकिन उन सारी धारणाओं को तोड़ने का अगर काम किया है तो मनोहर लाल जी ने किया है। आप देखिए 1,24,000 पिछले 9 सालों में। और 2004 से मुकेश जी, ये तो देखिए, ये तो नौकरियों की बात आप कर रहे हैं, ये तो बात आपने रोजगार की। ठीक है, बजरंग जी आपके पास आ रहा हूं मैं। ये तो मुकेश जी बात आपने नौकरियों की कर ली, लेकिन टैक्स की अगर बात करें, पिछली बार टैक्स तो कोई नया जोड़ा कर नहीं गया, नया कर तो नहीं आया, लेकिन अभी फिलहाल जो मौजूदा दर है टैक्स की, उसमें कोई कटौती करके कोई राहत देने का प्लान है क्या जनता को? मुकेश जी देखिए बसंत जी, ऐसा है, जब कोविड आया तो ये पिछले 100 साल में सबसे बड़ी महामारी थी कोविड। उसके बावजूद भी कोई नया कर, कोई नया टैक्स हरियाणा की जनता को मनोहर सरकार ने नहीं दिया। और आप ये देखिएगा, हमने बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाने का काम किया है, हमने किसान सम्मान निधि को, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसको सरकार ने छोड़ा हो। आप ये देखिएगा 24 घंटे बिजली 6,000 गांवों में देने का अगर कोई काम कर रही है तो मनोहर सरकार कर रही है। अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रदर्शनी कह रही थी, मैं कह रहा हूं एम्स का शिलान्यास अभी 16 तारीख को नरेंद्र मोदी जी करके गए हैं रेवाड़ी में। क्या दक्षिण हरियाणा में कोई सोच सकता था कि एम्स भी आ सकता है? ये मनोहर लाल जी की साफ नीति का परिणाम है, क्योंकि वो कहते हैं कि पूरा हरियाणा मेरा है। जो कांग्रेस हरियाणा को क्षेत्रवाद में बांटती थी, आज मनोहर लाल जी ने उसको राष्ट्रवाद से जोड़ा है। अब कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की तो वो हालत हो रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी बजट आया नहीं है और ये पहले ही विलाप करना शुरू कर दिया इन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दक्षिण हरियाणा सूखे की मार झेलता था, दक्षिण हरियाणा में अंतिम तेल तक पानी नहीं पहुंचता था कांग्रेस सरकार में, वहां पर पानी पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी ने किया है। भावांतर भरपाई योजना किसानों के लिए, किसान हितैषी अगर कोई व्यक्ति है तो मनोहर लाल जी। भावांतर भरपाई योजना, क्षतिपूर्ति पोर्टल, अगर किसी को, मैं कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे किसान के बारे में, इन्होंने 2004 से 14 तक वसंत जी 1100 करोड़ रुपए मुआवजा दिया था जब फसल नष्ट हुई थी या खराब होती थी हरियाणा में। हमने 11,000 करोड़ दिया है पिछले 9 सालों में, इनसे 10 गुना ज्यादा। ठीक है,
10 गुना ज्यादा हमने इसमें काम किया और मनोहर लाल जी ने काम किया है। अब क्षतिपूर्ति पोर्टल मनोहर लाल जी ने लॉन्च किया, उसमें अगर किसी की फसल नष्ट हो जाती है ओलों से और बारिश से, आप उसका फोटो खींच करके ऑनलाइन डालिए, पोर्टल के माध्यम से अपने आप पैसा उनके खाते में जाएगा किसान के में। किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए देने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। आज सब कुछ ऑनलाइन है। 600 से ज्यादा परियोजनाएं लाभान्वित अगर लोग हो रहे हैं तो ऑनलाइन हो रहे हैं। आज किसी को तहसील के और कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आज आपको घर बैठे सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी कह रहे थे 2.5 लाख बीपीएल कार्ड थे कांग्रेस सरकार अभी 2014 में, हाँ। आज 40 लाख हैं। 37.5 लाख इन्होंने वो लोग छोड़ दिए थे जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन सरकार ने एक पैरामीटर बनाया जिसकी आमदनी उस कैटेगरी में फॉल करती है, उसको अपने आप, लेकिन उसमें त्रुटियां भी तो बहुत हुई, उसमें त्रुटियां भी तो सामने आई है मुकेश जी। बहुत बड़ा काम है। त्रुटियां में सुधार होता है। देखिए वसंत जी, जब घर बनता बहुत है, बड़े स्तर पर त्रुटि बनता थी, है तो बहुत बड़े छोटी-छोटी स्तर पर समस्याएं थी आती है, उसको तुरंत नहीं, आप मेरी सुनिए। जो मारुति, आप अभी ये व्यापार की बात कर रहे थे, हाँ। जो मारुति हरियाणा को छोड़कर जाने का विचार कर रही नहीं, थी, आपने अभी राशन कार्ड की बात की तो मैंने आपसे सवाल किया राशन कार्ड को लेकर ही बात, वो किसकी देन है? जी बताइए। जो आपने कहा कि एक बड़े स्तर पर परिवर्तन किया, लेकिन उस व्यवस्था में बहुत सारी त्रुटियां थी। मैं आपको वही कह रहा हूं, इन्होंने 2.5 लाख बनाए, ये 40 लाख। जब पोर्टल के माध्यम से कोई ऑटोमेटिक चीज बन रही है तो उसमें त्रुटि आती है, उसको सुधार हो चुका है। आप देखिएगा कुछ मुश्किल से 1% अगर समस्याएं बच्ची हो तो वरना सबका हो चुका है। ठीक है, आप ये देखिए, ठेकेदार प्रथा पहले हरियाणा में चलती थी, पहले ठेकेदार प्रथा चलती थी, आज बिचौलियों को हटाने का काम किया है। आज किसान के खाते में बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए हर बुजुर्ग के खाते में जाते हैं, उसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। चलिए ठीक सीधे है, उनके खातों में जा रहे हैं। ओके, लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है मुकेश जी, लौट रहा हूं आपके पास। ईमानदारी से नौकरियां मिल ठीक है रही मुकेश जी, लौट रहा हूं आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग जी काम कर रही है। हाँ, और मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से यह भी पूछना चाहूंगा कि ये किस हक में है कि पंजाब हरियाणा को पानी दे या ना दे। देखिए एसवाईएल को लेकर नहीं, बजट को लेकर हम बात कर रहे हैं। ठीक है मुकेश जी, बजट को लेकर बात हो रही है। बजट को लेकर क्या खास रहेगा, जनता की कितनी आस आपका खास बजट पूरा करेगा, इस पर तो चर्चा हो रही है। बजट जब पेश हो जाएगा उसके बाद भी सवाल देखिए आपसे क्या किए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, कितना आप विपक्षियों को सहमत कर पाते, कॉन्फिडेंस में ले पाते। बहरहाल बजरंग दास गर्ग जी। बसंत जी, मेरे साथी बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे थे मुकेश जी, और बजट में राहत देने की बात भी कर रहे थे। हम भी यही चाहते हैं कि बजट आम जनता का हित का बजट हो, हर वर्ग को सरकार राहत दे। और मुद्दा यही है, लगातार हम जो सड़कों पे लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, हरियाणा में किसान खुशहाल हो, व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े, व्यापार में उद्योग के माध्यम से युवाओं को नौकरी मिले। मेरे साथी बोल रहे थे हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पहला पोतो 9.5 साल में एक भी ऐसी आइटम गिना दे जिसमें इन्होंने कोई टैक्स में राहत दी हो, एक भी ऐसी आइटम गिना दो। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने नया कोई टैक्स नहीं लगाया। मैं पूछना चाहता हूं, सब्जी फल पर किसने टैक्स लगाया? इस सरकार ने लगाया। पेट्रोल डीजल पर टैक्स किसने बढ़ाया? वेट कर, इन्होंने बढ़ाया। ठीक है। हाउस टैक्स जो थे, छोटे छोटे जो ऐसी लोग थे, उनका हाउस टैक्स माफ था। उन पर हाउस टैक्स किसने लगाया? इनने लगाया। हाउस टैक्स में 10 गुना बढ़ोतरी किन्होंने की? इन्होंने की। यहाँ तक ठीक है बजरंग जी, ठीक है ओके बजरंग जी, आपके सवाल का जवाब भी मैं लूंगा, आपके सवाल का जवाब लूंगा मैं बजरंग जी, उसके बाद आप बोलिएगा। लौटूंगा आपके पास। ओमकार सिंह प्रवक्ता इनेलो। एक मिनट प्लीज, मुझे पूरी बात बोलने दीजिए बजरंग जी। आप अभी फ्रेम बिल्कुल बसंत जी, किसी तकनीकी खामी के चलते फ्रेम आपका ठीक से मिल नहीं पा रहा है। एक बार सोल होते ही आपके पास आता हूं मैं, आपका फ्रेम जो है वो रेजोनेट कर रहा है। लौटता हूं आपके पास। ओमकार सिंह जी, ठीक है बजरंग जी, हाँ बोलिए।
मैं ये बात बताना चाहता हूं बसंत जी, जहां इन्होंने कहा, मैं ये बताना चाहता हूं जो लाइसेंस है, ओके, मंडी का आड़ती लाइसेंस बनाता है, ठीक है, आज यहाँ अपने और व्यापारी उनके, इन्होंने कम से कम 50 गुना रेट लाइसेंस फीस के बढ़ाने का काम किया। इन्होंने घोषणा की थी 2 करोड़ हर युवा को, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 2.5 साल नौकरी नहीं दी। इन्होंने वायदा किया था प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से हम 75% युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे। 75 आदमी को ये नौकरी नहीं दे पाए। इन्होंने कहा नौकरी देने का सवाल, आज 4.5 लाख के अंदर 2,07,000 सरकारी पद इनके यहाँ खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री ये कहते हैं हमने टैल तक पानी दिया। जब मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं हम, भाई हमने किसान के वास्ते, आपको ध्यान होगा खुला जो इन्होंने दरबार लगाया मुख्यमंत्री जी ने, एक किसान खड़े होकर बोला हमारे पानी नहीं आता, 8 बिजली हमारे में नहीं मिलती, 8 घंटे कम से कम बिजली तो दो। मुख्यमंत्री साहब का बिजली नहीं मिलेगी, 8 घंटे नहीं देंगे। ये कहते टेल तक पानी दिया। कौन से टेल तक पानी दिया? बालसमंद के लोग धरना दे रहे हैं, बुढ़ाक के गांव धरना दे रहे हैं, आदमपुर हल्के के लोग धरना दे रहे हैं, नलवा हल्के के लोग धरना दे रहे हैं। बजट से क्या अपेक्षाएं? टेल तक पानी नहीं, बजट से क्या अपेक्षाएं रखते हैं बजट जी? ये बजट से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? एक बात और लूंगा, इन्होंने किसान की बात नहीं, बजट से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कट टू कट, बिल्कुल कट टू कट। बजट से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? हाँ, उपेक्षा, बहुत अच्छा उपेक्षा हम चाहते हैं। व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टैक्सों में राहत दे, ज्यादा हरियाणा के अंदर व्यापार में बड़े उद्योग, नए उद्योग लगे, उसके लिए सुविधा दे। आप देखिए ना तो उद्योगों में सस्ती जमीन दे रहे हैं, ठीक है, ना ओके, उद्योगों को कोई फैसिलिटी ओके। ओमकार सिंह हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता जुड़े, लौट रहा हूं बजरंग जी आपके पास। ओमकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। ओमकार जी, आज के बजट से क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? बसंत जी, बजट से अपेक्षा तो बहुत है, हाँ, लेकिन मिलेंगी तभी। देखिए, आपने बोला कि इस बार का बजट 2 लाख करोड़ का हो सकता है। हाँ, मैं कहता हूँ 2 लाख करोड़ का हो या 20 लाख करोड़ का हो, ठीक है। मतलब तो ये है आय कहाँ से होगी और खर्च कहाँ होगा। खर्च भी 2 तरह का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेकरिंग एक्सपेंडिचर। कितना कैपिटल में करेंगे, कितनी हमारी संरचना तक डेवलपमेंट करेंगे ताकि हमारे को सुविधाएं मिले, और कितना रेकरिंग करेंगे। हर बार का बजट होता है। पिछली बार 1,83,950 करोड़ का बजट था। मैं मानता हूँ सरकार युवाओं को, सारे युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन उद्योगीकरण के नाते युवाओं को नौकरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। अब देखिए, पिछले बजट में 1,83,950 करोड़ में औद्योगिक क्षेत्र के लिए मात्र 850 करोड़ रुपए रखे गए। क्या 850 करोड़ में वो औद्योगीकरण होंगे? और ये सारी की सारी मिनिस्ट्री फॉर्म में गई थी। इन्होंने कहा था 6.5 लाख करोड़ के हमने MOU साइन किए। हम बहुत खुश हुए भी चलो हरियाणा में औद्योगिकरण होगा, लेकिन कल की स्टेटमेंट दुष्यंत चौटाला की मैं सुन रहा था, वो कह रहे 40,000 करोड़ के हमारे इन्वेस्टमेंट आए हैं। देखिए बसंत जी, झूठ कितना है। 6.5 लाख करोड़ के MOU हुए, और ये खुद कह रहे हैं, कल की स्टेटमेंट देख लेना, टीवी पे आपकी चल रही थी, 40,000 करोड़ की। एक कहते हैं आया नहीं, मतलब उन्होंने शुरुआत करी है। मैं कहता हूँ इनकी योजनाएं, ये पोर्टल, ये किस काम की? इन्होंने 2 प्रमुख योजनाएं बसंत जी लेके आए, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी ID। कहने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन परिवार पहचान पत्र मुख्यमंत्री मोदी कहते हैं 72 लाख लोगों के बनाए गए, और खुद ही कहते हैं इसमें 84 लाख त्रुटियां हुई और 81 लाख हमने ठीक कर दी। बसंत जी सोचिए, 84 लाख त्रुटियों का मतलब है 84 लाख लोगों ने CHC सेंटर जाके 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए दिए थे। अच्छा, वो 84 लाख त्रुटियां हुई क्यों? आपने किस कंपनी, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए, बहुत समय बाद मिला, ठीक है। वो 84 लाख त्रुटियां हुई क्यों? किस कंपनी ने ये ठेका लिया था? क्या उससे जवाबदेही नहीं होनी चाहिए कि 84 लाख त्रुटियां होगी? और आज भी जनता परिवार पहचान पत्र ठीक कराने के लिए नगर निकाय विभाग के धक्के खा रही है। सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी होती है जब हम जाते हैं कमेटी के अंदर। दूसरी इन्होंने योजना शुरू की, प्रॉपर्टी ID। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 48.5 लाख प्रॉपर्टी ID बनाई, और 48.5 लाख की 48.5 लाख गलत। जिस कंपनी ने, याशी कंसल्टेंसी ने प्रॉपर्टी ID बनाई थी, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, एक अच्छी बात है।
उसमें कोई जुर्माना नहीं लगाया गया, उस पर कोई पर्चा नहीं दर्ज किया गया। और मजे की बात तो है, उसको तो ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी आईडी बिल्कुल जो लौटूंगा गलत आपके है, पास, वो लागू बिल्कुल कर दी। ओंकार जी लौटूंगा आपके पास। हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री के साथ में मौजूद हैं। ओवर टू यू रवि। बिल्कुल बसंत, देखिए बजट सत्र का आज चौथा दिन है। मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगे। हरियाणा की जनता को काफी उम्मीदें इस बजट से हैं। क्या कुछ इस बजट में खास रह सकता है, किस प्रकार से तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया जाएगा, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। मंत्री जी, देखिए बजट पेश कर रही है हरियाणा सरकार। मनोहर पार्ट 2 का ये अंतिम बजट जो है वो होने जा रहा है। किस प्रकार से तमाम वर्गों को साधने का प्रयास आप लगातार करते रहे हैं और इस बजट के माध्यम से करेंगे? नहीं, साधने का नहीं, कल्याण के लिए करेंगे हम बजट प्रस्तुत। और अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एज ए वित्त मंत्री जितने भी बजट प्रस्तुत किए उनमें सब में उन्होंने अभी तक सब लोगों ने उनकी तारीफ की। और उनका विशेष प्रयास रहता है कि हर वर्ग के साथ बातचीत करके उनका मानना ऐसा है कि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ अच्छी बात होती है, तो क्यों ना अगर हम उसका लाभ उठाएं तो पूरे प्रदेश को उसका फायदा होगा। तो चाहे जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करते हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, हर वर्ग से बातचीत करके वो सब वर्गों के लिए कि किस प्रकार से हरियाणा की जो प्रगति है वो और तेज गति से हो, उसके हिसाब से अपना बजट प्रस्तुत करते हैं। और अब की बार भी वैसे ही बजट प्रस्तुत करेंगे। मंत्री जी, देखिए शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहेंगे। शिक्षा को किस प्रकार से और आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, या फिर इस बजट के माध्यम से शिक्षा को और बेहतर कैसे करने का प्रयास आप लोगों का रहेगा? और दूसरी बात, पिछले बजट सेशन में आपने एक कहीं ना कहीं बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की। टैब जो है बच्चों को बांटने की प्रयास किया, तमाम बच्चों तक वो टैब पहुंचाया। ऑनलाइन शिक्षा वो बच्चे उस टैब के माध्यम से ले रहे हैं। आगे आने वाले समय में किस प्रकार से शिक्षा को और बेहतर करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर से जो नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लास है, चाहे टैब है, चाहे सुपर 100 है, तो सारी चीजों में हमारा प्रयास है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास वहां से होना चाहिए। हर दृष्टि से उसके पास अगर साधनों की कमी है तो सरकार का प्रयास है कि सरकार उपलब्ध कराएगी ऐसे संसाधन, तो उसका हमारा प्रयास है। और अब की बार हमने कुछ ऐसी चीजें भी जो मूलभूत जरूरतें हैं स्कूलों की, तो कुछ स्कूल बारे ऐसे हैं जहां नहीं है, मान लीजिए वो, तो हमने अब की बार प्लान रखा कि हम सारे के सारे स्कूलों में उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। जैसे हमारी 4 द्वारी की है स्कूल की, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ 4 द्वारी नहीं है तो छोटी है, पूरी ऊंचाई नहीं है, और जैसे रास्ता है कहीं कहीं रास्ते भी कच्चे हैं, तो वो सारी 6 चीजें हमने निश्चित कर रखी। चाहे पीने का पानी है, शौचालय है, उसका ब्यूटिफिकेशन है, तो ये सारी चीजें, उसका ग्राउंड अच्छा होना चाहिए, तो ये सारी चीजों की व्यवस्था है। और अब की बार हम सारा कंप्लीट कर देंगे। रोजगार को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप विपक्ष लगाता रहा है। रोजगार की कमी सरकार में रही है, तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ प्रावधान इस बजट के माध्यम से? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्राइवेट जो इंडस्ट्री आई, प्राइवेट जो उद्योग लगे, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, मैं नहीं कहता कि सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन हम एक दावा हम करके रहे कि जितनी नौकरियां उन्होंने दी थी हम उनसे लगभग दुगनी देंगे। जितनी दी थी उन्होंने 88,000 दी थी, तो हम दावा कर रहे हैं कि जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तो लगभग हम 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से ऊपर हम तब तक नौकरियां दे देंगे। बातचीत करने के लिए देखिए बसंत, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे और रोजगार के मामले में कहा है कि पिछली सरकारों ने जो रोजगार दिया है उससे कहीं ना कहीं दोगुना रोजगार हम सरकारी तौर पर देने का काम करेंगे। और स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए भी इस बार जो बजट में खास प्रावधान रहने हैं। 6 चीजें उन्होंने गिनाई, किस प्रकार से स्कूलों का कायाकल्प किया जा सकता है, वो तमाम चीजें सरकार के संज्ञान में है। उन तमाम चीजों को बजट के माध्यम से नीचे उतारने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल रवि कालीरमन, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर जानकारी देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए रवि। तो सुना आपने, शिक्षा मंत्री की तरफ से बात कही गई कि अब की बार का जो बजट है वो जनता को साधने के लिए नहीं बल्कि जनता की भलाई के लिए पेश किया जाएगा, जनता के लिए, जन कल्याण के लिए पेश किया जाएगा। तो चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह अपनी बात रख रहे थे। ओंकार जी, बात रखिए। बसंत जी, बहुत अच्छी बात है, जनता को साधने के लिए नहीं बना रहे बजट, जनता की जरूरतों के लिए बनाए, हम भी यही चाहते हैं। हाँ। देखिए, मुख्य तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें ये उम्मीद है आज प्रदेश की जनता वैध और अवैध कॉलोनी के दम से पूरी तरह से पीड़ित है। लोगों ने एक एक प्लाट, जिन्होंने सारी जिंदगी की कमाई एक प्लाट के अंदर लगा दी, उनकी आज रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता साथी से कि उनको अवैध कॉलोनी का नाम दिया गया आपने, चलो ठीक है,
लेकिन उनकी रजिस्ट्री करने में आपको क्या दिक्कत है? एक व्यक्ति पूरे जीवन की कमाई एक प्लाट में लगा देता है, आज उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। यदि उसने अपने परिवार के किसी मेंबर का स्वास्थ्य लाभ लेना है, बीमे के लिए पैसे देने हैं, शादी के लिए यूज करना, वो रजिस्ट्री नहीं करवा पाता। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये नौकरी तो नहीं दे सकते। ये कहते हैं हमने सक्षम और HKRN 2 मुख्य योजनाएं बनाई। मैं बस समझिए एक लाइन में बताना चाहता हूँ। सक्षम योजना में ये जो ग्रेजुएट युवा है उनको मात्र 6,000 रुपए महीना दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट को 7500 रुपए महीना दे रहे हैं। क्या मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं वो अपने भाई बहन या बेटे की नौकरी 6,000 में लगा सकते हैं? कितने अफसोस की बात है, युवाओं का शोषण कर रहे हैं। अब ये कहते हैं हमने ठेका प्रथा खत्म करके HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया। अच्छी बात है बनाया। उस हरियाणा कौशल रोजगार निगम में इन्होंने वही वाले व्यक्ति जो ठेके पे रखे हुए थे वो रख दिए, उसको HKRN की एम्प्लॉइज बताते हैं। लेकिन इनसे मैं पूछना चाहूंगा HKRN की सैलरी क्या है? ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा। एक मिनट मेरी बात पूरी हो लेंगे बसंत जी। HKRN में पारदर्शिता क्या है? कौन व्यक्ति अप्लाई करता है, कैसे उसको नौकरी मिलती है, किसी को नहीं मालूम। HKRN में रजिस्ट्रेशन के लिए 500 से 1000 रुपए बच्चे के लगते हैं। वो CSC सेंटर जाके 500-1000 रुपए देता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, लेकिन नौकरी कैसे लग रही है? क्या क्राइटेरिया है? किस व्यक्ति को नौकरी दे रहे हैं? लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि अब की बात जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया है कि गरीबों को हम बड़ी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे इस बजट के माध्यम से। एक बात कहकर समाप्त करूंगा। ये कहते हमने 1.5 लाख नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ पिछले 10 साल में रिटायर कितने हुए? आज 2,06,000 पद खाली पड़े हैं। वो कैसे खाली पड़े हैं? ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा, वो भी नोट करते जा रहे हैं। मुकेश जी भी नोट कर रहे हैं कि क्या क्या सवाल लगातार किए जा रहे हैं। ठीक है, ओमकार जी लौटूंगा आपके पास। प्रियदर्शिनी जी, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बात कही गई बजट पेश करने से पहले कि गरीबों को ध्यान में रखा जाएगा, खिलाड़ियों पर फोकस रहेगा, जो राज्य की गृहिणियां हैं विशेष तौर पर यह प्रयास रहेगा कि गृहिणियों को विशेष तौर पर फायदा हो इस बजट से। क्या लगता है आपको? मैं गृहिणियों की तरफ से, क्योंकि ये मनोहर जी का आखिरी बजट होगा और हरियाणा की जनता ये जानती है कि ये उनका आखिरी ही बजट होगा बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा में। क्योंकि उसके बाद तो ये कभी मुख्यमंत्री ये तो देखने की बात होगी। नहीं, ये हकीकत है। मैं बता रही हूँ। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी जो कि हिंदी के बहुत ही लेजेंड कवि रहे हैं, तो मैं गृहिणियों के, आपने गृहिणियों पे सवाल पूछा तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। नैन तुम्हें है निष्ठुर कहते, नैन तुम्हें है निष्ठुर कहते, इन आंखों से जो आंसू बहते, ये तुम्हें बार बार कहते, प्रियतम तुम हमें कुछ कह के तो जाते, और कह के ना मतलब कुछ दे के तो जाते। तो आप समझ रहे हैं, ये मैं व्यथा बता रही हूं यहाँ पे हरियाणा की सारी महिलाओं के लिए कि क्या व्यथा से वो गुजर रही हैं। आज की डेट में घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये बात सही बोली हमारे इनेलो के प्रवक्ता ओंकार जी ने कि ये बताइए कि 6,000-7,000 की सैलरी, पीएचडी के अगर एक नौकरी निकलती है सरकारी नौकरी, उसमें पीएचडी, एमबीए, इंजीनियर, मतलब आप ये सोचिए ये लोग अप्लाई कर रहे हैं 6,000-7,000 की नौकरी के लिए। मतलब इनको शर्म नहीं आ रही है कि इस किस्म की ये कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? तो आपके हिसाब से व्यवस्था होनी क्या चाहिए प्रियदर्शिनी जी बजट में, गरीबों के लिए, गृहिणियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए? आपका क्या पॉइंट है? देखिए मैं तो यही बात करूंगी जहां हमारी सरकार है, मैं उसके ऊपर बात करूंगी। मुकेश जी ने मुझसे पूछा कि स्टार्टअप पे आप बताइए। ठीक है, पहली बात तो स्टार्टअप इंडिया का तो ढोल आपने पीटा था, इवेंट आपने किया था और सवाल मुझसे पूछ रहे, ये तो मतलब हद ही हो गई। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं अपना दिल बड़ा रखते हुए आपको जवाब दे देती हूँ। जवाब ये है कि पंजाब में, सुन लीजिए ना मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के मुकेश जी, मोदी जी ने स्टार्ट किया था और उसी का परिणाम नहीं, परिणाम ये है कि 2 करोड़ नौकरियां बोलने का उन्होंने बोला था, आज भी 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली है। खैर, अब मैं आपको जवाब दे दूं। पंजाब में हमारी 1.5 साल पुरानी सरकार है, इसमें हमने 36,000 अलग अलग वर्ग में, और मेरे पास डेटा है, आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगी। मतलब सोचिए 36,000 हमने नौकरियां जनरेट की हैं। पराली, जिसको आपने जिसका जो पराली सर का दर्द बन गया था पूरे हरियाणा में, आप ये सोचिए कि हमने उसी पराली के जरिए, बायो डिकम्पोजिंग के जरिए हमने रेवेन्यू जनरेट किया और उनको फैक्ट्रीज में बेचा, और किसानों ने, पंजाब के किसान ने, और ये वाकई एक रिपोर्ट है जिसमें न्यूज आई है
कि 32 लाख रुपए हमने एक किसान ने कमाए, एक नॉर्मल किसान ने, जिसके पास बहुत बड़ा लैंडफिल नहीं था, साधारण सा किसान। आप जिसको 32 लाख रुपए, जी हाँ 32 लाख प्रियदर्शनी जी, जी हाँ 32 लाख एक किसान 32 लाख रुपए कमाएगा बायोडिकम्पोजिंग के थ्रू। आप ये देखिए, पराली, जिस पराली को ये कूड़ा समझते थे, उसी को हमने बायोडिकम्पोजिंग। किसानों के लिए आप भले ही एक किसान 50 लाख कमाए, करोड़ों कमाए, एक अच्छी बात है, एग्जैक्टली, लेकिन ये क्या सोर्स, क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आपका मैडम? बोल रही हूँ ना कि आपको देखिए, आप इतने पढ़े लिखे वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, आज ये देखिए कि इन्होंने ये हालत ये कर दी है कि आज अगर किसान 32 लाख रुपए कमाता है, नहीं मैडम, तो हैरानी आपका हो सोर्स जाती ऑफ है इंफॉर्मेशन पंजाब के किसानों को ही बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या भी आंकड़े का सोर्स क्या है आपका? आंकड़े का सोर्स है न्यूज़पेपर और एक राष्ट्रीय अखबार में ये खबर छपी है। ये मैंने नहीं छपाई, ये मेरी खुद की बनी हुई कहानी नहीं है, ये वाकई एक राष्ट्रीय सैटेलाइट की तस्वीरें तो बता रही थी, नासा की तरफ से बताया गया पंजाब में पराली जो है वो ज्यादा जल रही है हरियाणा के मुकाबले। आप लैंडफिल से कैसे, आप एक बात बताइए, हरियाणा का लैंडफिल देख लीजिए और कहां जिसको कहते हैं पंजाब का देख लीजिए, लेकिन 1.5 साल में भी जिस किस्म की हमने रोकथाम की, 58% हमने रोकथाम कर ली है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मैडम, पंजाब के किसान जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा धरने पर हैं। अगर इतने लाखों की कमाई किसानों की हो तो क्या जरूरत हो? नहीं, किसान धरने पे है। किसान देखिए, मैं एक बात बोलूं, पहले तो हम लोग इस पे ये डिबेट ना करें कि जिसको कहते हैं किसान हरियाणा का है, किसान नहीं, मैं आपकी बात पे बात कर रहा हूँ प्रियदर्शनी। आपने कहा ना कि इतने लाखों की कमाई जो है हमारी सरकार में अब किसानों को हो रही है। मैं बसंत जी इसी का जवाब दे रही हूँ। पहली बात तो हम इस पे चर्चा करना बंद करें कि किसान हरियाणा का है, पंजाब का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का। किसान होता है, किसान है, यही भारत का किसान है। हम कैसे इनको अलग कर सकते हैं कि पंजाब का किसान अलग है, हरियाणा का किसान सब हमारे भाई हैं। आपने तो कहा कि पंजाब में हमने किसानों को इतना लाभ दे दिया। हमारी सरकार थी जो हमने तोहफा दिया है। आज आप उद्योग नहीं, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप आज उद्योग जनरेट नहीं कर पाए, आप सिर्फ जुमलेबाजी कर पाए। अच्छा चलिए, मैं मानती हूँ कि आप सरकारी नौकरी इतनी सारी नहीं दे सकते, जो कि आपको देनी चाहिए क्योंकि 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन आप तब भी वो नहीं कर पा रहे, आप सक्षम नहीं है। लेकिन उद्योगपतियों को भी आपने क्या फैसिलिटी दी? जीएसटी के नाम पे सिर्फ आप तंग कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आपको अच्छा खासा पैसा आ रहा है, उसके बाद भी आप उसको यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे बढ़ गई है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आपकी मंशा नहीं है जन कल्याण की। दूसरी बात कि इन्होंने पूछा, तो बोला था, मुकेश जी बोल रहे थे कि पोर्टल के जरिए आज सारी की सारी सुविधाएं किसानों को मिल जाती हैं। पहली बात तो एक जो बेचारा किसान पढ़ा लिखा ना हो, वो क्या पोर्टल चलाएगा? मुकेश जी, क्या पोर्टल चलाएगा? आप बताइए, मतलब गजब बात करते। दूसरी बात, सबसे बड़ी अनर्गल, बसंत जी मुझे 2 मिनट दीजिए, ठीक है? सबसे कमा लेगा डिकम्पोज करके। नहीं, आज के दिन किसान पढ़ा लिखा है। नहीं सुनिए, वो पंजाब में ये अवेयरनेस कर रहे हैं, काश आप हरियाणा में करते तो अच्छा होता। खैर, आप ये देखिए कि 7 जिलों में, अच्छा पोर्टल की मान लीजिए, चलिए आपके मुताबिक ही चलते कि पढ़ा लिखा हरियाणा का बहुत पढ़ा लिखा किसान है, मैं मानती हूँ, ठीक है। चलिए आप ये बताइए, 7 जिलों में आपने इंटरनेट बंद कर दिया, मतलब इतनी नफरत है आपके दिलों में किसानों के लिए, मतलब कि आप इंटरनेट बंद कर दिया और उसके बाद बोलते जी पोर्टल चलाओ। कैसे पोर्टल कोई चलाएगा? मोबाइल नहीं चल सकता, पोर्टल नहीं चल सकता। आपने पूरे हरियाणा को कैद कर लिया, किसानों के साथ आपका दुर्व्यवहार है, और उसके बाद बोलते हैं कि आपको जन कल्याण करना है, आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिलूंगा मैं। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सुभाष जी देखिए, अभी फिलहाल प्रियदर्शनी जी की तरफ से कहा गया कि किसान जो है लाखों कमा रहे हैं। अब ऐसे में सुभाष जी, जो ये बजट रहेगा, अब किसानों भी केंद्र में रहेंगे, जाहिर सी बात है, प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग किसानी करता है, किसान केंद्र में रहेंगे, गरीब केंद्र में रहेंगे। आपको क्या लगता है कि संतुष्ट कर पाएगी जनता इस चुनावी साल में? देखिए, हरियाणा हो या देश हो, उसके आर्थिक का जो हमारा तंत्र है, उसका मुख्य प्लेटफॉर्म या उसका मुख्य आधार ही खेती है, किसानी है। बिल्कुल। तो उस पर मैं उम्मीद जता सकता हूं तब तक जब तक कि बजट सामने ना आ जाए कि उसमें किसान चाहे पंजाब के हों या हरियाणा के हों या किसी अन्य राज्य के, जैसा कि अभी आप आम आदमी की प्रवक्ता कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, एक साथे में और एक रूपता में देखा जाना चाहिए। लेकिन मैं ये याद दिलाऊं, तकनीकी दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से भी जो खेती का मुद्दा है वो राज्य सरकार का विषय है और केंद्र सरकार का भी विषय है। दोनों ही मिलकर इस विषय को एड्रेस करते हैं और करना भी चाहिए। तो इसमें जवाबदेही सुनिश्चित करने की स्थिति जब बनती है तो राज्य सरकार की भूमिका बड़ी अहम होती है।
मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि इसमें एमएसपी को लेकर या किसानों को कुछ राहत देने को लेकर कुछ नई घोषणाएं सरकार कर सकती है। इस बार मनोहर लाल जी कर सकते हैं, जैसे खेती को बूस्टअप करने की दृष्टि से, या फिर मंडियों के आधुनिकीकरण की जो व्यवस्था है वो अभी लंबित है। जितनी उम्मीद हम कर रहे थे कि पिछले 10 वर्षों में शायद होना चाहिए, जिस पर कि प्रधानमंत्री लगातार फोकस करते हैं, केंद्र सरकार करती नहीं है, तो उस दृष्टि से हरियाणा सरकार इस बार क्या कुछ करने जा रही है, क्या निर्णय लेगी और किस प्रकार से वो आगे इसको बढ़ाएंगे, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी कृषि मंत्री से आपके संवाददाता बात कर रहे थे, उन्होंने कहा भी इन चीजों को लेकर, खासकर फसलों के विविधीकरण पर बहुत फोकस है केंद्र सरकार का, और उस दिशा में पिछले 10 वर्षों में कुछ काम हुए हैं, लेकिन मैं उसे संतोषजनक पत्रकार के रूप में नहीं मानता। अभी फसलों के विविधीकरण का ही एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि पराली की बात जो अभी आप कर रहे थे, हमारे प्रवक्ता से आपने सवाल किए हैं, ये बिल्कुल विविधीकरण, फसलों के विविधीकरण से ही वो समस्या का निराकरण स्थायी हो सकता है और निरंतर इस पर फोकस करने की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन रही बात की ये विविधीकरण की ओर आखिर किसान जाए कैसे, तो जो किसानों की आवश्यकता है उस दृष्टि से, चाहे वो हर तेल तक पानी पहुंचाने की बात है, सिंचाई पानी कम है उस दृष्टि से व्यवस्था है, आर्थिक दृष्टिकोण आप उसको कैसे समृद्ध कर सकते हैं, एमएसपी में क्या उन फसलों के विविधीकरण में जिन फसलों पर आप फोकस करना चाहते हैं, क्या आप एमएसपी उसकी बढ़ाने जा रहे हैं, या एमएसपी के दायरे में आप उन फसलों को लाने की दिशा में कुछ निर्णय आप लेंगे, तभी किसान कदम आगे बढ़ाएंगे। आखिर किसान, जिससे किसानों को फायदा परंपरागत तरीके से जिन फसलों से होता रहा है, उसको किसान कैसे छोड़ सकता है। और जैसे आर्थिक दृष्टि से मैं बात करूं, कर्ज राहत की बात की, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बात कही है, ठीक है, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर कर्ज में राहत दी है किसानों को, लेकिन वो राहत पर्याप्त नहीं है। और किसान सम्मान निधि की शुरुआत जरूर की गई, उसमें वृद्धि भी की गई, और उसकी खासियत ये है, मैं ये मानता हूं कि डायरेक्ट किसानों के खाते में वो राशि जा रही है, लेकिन उसे बढ़ाने की आवश्यकता है, वो पर्याप्त नहीं है, उससे किसान समृद्ध नहीं हो सकता। उससे किसानों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरी चीजें मैं कह रहा हूं कि देखिए सरकार क्या करती है, कई बार जब आप प्रत्यक्ष कर नहीं लगाते हैं तो आप एक तरह से सस्ती लोकप्रियता की बात आप करते हैं, लेकिन आप इनडायरेक्ट वे में कुछ ऐसे कदम, ऐसे प्रशासनिक कदम आप उठा देते हैं जिसका कि अप्रत्यक्ष असर किसानी पर पड़ता है। जैसे कि मैं अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से इस बात से मैं सहमत हूं, डीजल और पेट्रोल की कीमतें काफी बढ़ी हैं अपेक्षाकृत, पिछले दशकों की अपेक्षा, लेकिन आप उसे मिनिमाइज करने की दृष्टि से क्या कुछ आप संकेत देंगे, क्या कुछ ऐसी राहत? बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी, बिल्कुल ये देखने वाली बात रहेगी। सुभाष जी, बिल्कुल लौटूंगा आपके पास, सुभाष जी हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को हमें बता दें कि देखिए इस बजट से जनता की काफी आस जुड़ी है। अब ऐसे में मिडिल क्लास मैन की आप बात कर लें, गरीब वर्ग की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, खिलाड़ियों की बात कर लें, दिव्यांगों की बात कर लें, सभी की नजर इस समय विधानसभा पे होगी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके लिए बजट में क्या पढ़ेंगे। इसका मतलब यह कि उनके लिए क्या ऐसा प्रावधान रखा जाएगा जिससे उन्हें सीधे तौर पर एक फायदा मिले, क्योंकि अब ऐसे में मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि अब की बार का जो बजट होगा वो जन कल्याणकारी होगा, आने वाले समय के लिए लीडिंग बजट रहेगा। अब देखने की बात यह रहेगी कि 11 बजे के बाद जब सेशन की शुरुआत हो जाएगी, सेशन के चौथे दिन की है, सबसे अहम दिन आज है, आज बजट पेश किया जाएगा हरियाणा विधानसभा में, हरियाणा का यह बजट रहेगा। अब ऐसे में देखने की बात यह रहेगी कि इस बजट में किसके लिए क्या नया तोहफा निकलता है, महिलाओं के लिए क्या होगा, गरीबों के लिए क्या होगा, किसानों के लिए क्या होगा, ये देखने की बात होगी। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा जरूरी भी है क्योंकि एक सटीक छवि हरियाणा न्यूज आपको आज दे रहा है कि आज के बजट में क्या, किसके लिए क्या प्रावधान, किसको कितना नफा कितना नुकसान होगा। लगातार चर्चा जारी है। तो हमारे साथ इस चर्चा में अभिषेक झा टैक्स एक्सपर्ट हैं। अभिषेक जी, भारत के ओवरऑल जीडीपी की अगर बात कर ले तो हरियाणा का अमूमन बात करें तो 3.80% के आसपास रहता है। आपको क्या लगता है अब 2 लाख करोड़ के अगर पार ये बजट चला जाता है तो पूरे भारत की जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा, और हरियाणा में जो तमाम वर्ग हैं, गरीब, किसान, उद्योगपति, महिलाएं, गृहिणियां, दिव्यांग, खिलाड़ी, क्या असर पड़ता दिख रहा है?
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आंकड़े का जो बात है वो आंकड़े फिगर में भी और परसेंटेज वाइज जो भी है वो ऊपर नीचे जो भी है, बट एक्सपेक्टेशन जरूर रहता है। हरियाणा के बजट में अभी जैसे आपने बोला कि 2 लाख करोड़ का रहेगा, तो ये उम्मीद है, सबको उम्मीद है, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है देश के जीडीपी में। क्योंकि अगर हम आने वाले समय में देख लें तो जो हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात अगर हम करें, या फिर हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक हर वर्ग के ध्यान में रख के किया जाएगा। फिर खासकर जो इंडस्ट्रियलिस्ट की बात है और जो इस बजट से एक्सपेक्टेशन है, बजरंग जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने बोला कि जो टैक्स जो है, जो अभी नई टैक्स तो बिल्कुल नहीं आएंगे, जैसा उम्मीद है कि जो और जो पहले से राहत है या जो टैक्स की छूट दे रहे हैं उससे जरूर एक्सपेक्टेड है कि ये आगे कंटिन्यू करेंगे, और कुछ जो लिमिटेशन है, जो सीमाएं हैं उसे बढ़ाएंगे, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट आए। इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे तो रोजगार जरूर आएगा। जो सरकारी नौकरियों की बात है वो एक अलग है, नहीं दे पाएंगे, बट जो इंडस्ट्री आएगी तो वो रोजगार लेके जरूर आएगी, और इससे सारे वर्गों को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, राहत होगी, और ये सारी समस्याएं जो है वो निकल जाए। बट ये इम्प्लीमेंटेशन की भी बात अगर हम करें, जो बजट तो आ जाते हैं बट कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, जब क्योंकि जो इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग जाता है, और इस टाइम के बाद ही आपको दिखाई देगा कि हाँ ये सारी चीजें होती हुई नजर आएगी। तो ये बजट से एक्सपेक्टेशन है, और डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। जो 2 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, मे भी हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर दे रहे हैं और इंडस्ट्री पे, हमारा तो यही रहेगा कि टैक्स और इंडस्ट्री जो है इस पे ज्यादा फोकस हो, सो दैट कि सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है मुझे। बिल्कुल। सुभाष सापरा जी, आपको क्या लगता है अगर 2 लाख करोड़ को ये क्रॉस कर जाता है बजट, अब ऐसे में प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात कर लें तो आज के समय में विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है सत्ता पक्ष पर। प्रति व्यक्ति आय में हमने कहां छोड़ा था, आपने कहां पहुंचा दिया। आपको क्या लगता है जब इंप्लीमेंटेशन शुरू होगा इस नए बजट का, हालांकि अभी पेश होना बाकी है, उसका आकलन भी हम करेंगे, उसके बाद हम एक फिगर लेकर चल रहे हैं सापरा साहब कि अगर 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट रहता है, उसके बाद जब इंप्लीमेंटेशन शुरू होगा धरातल पर प्रति व्यक्ति आय पर क्या असर पड़ता दिख रहा है सर? देखो, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। भाई इट विल क्रॉस 2 लाख करोड़ इस बार है, क्योंकि पीछे भी जो है 11.6% बढ़ा था, और उस हिसाब से भी इट विल क्रॉस। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है इसका जो एलोकेशन जो होता है बजट का, वो सबसे ज्यादा जो पेमेंट है ना, वो डेट, जो पुराने जो कर्ज हैं उसके चुकाने में चला जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें सुधार नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, आपके पास लौटूंगा मैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, सीधा लिए चलते हैं आपको। रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओवर टू यू रवि। जोड़ दे। और चुनावी साल है, बजट में क्या कमाल होगा ये देखने की बात होगी। सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपको नजर आ रहे हैं और 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री मनोहर लाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और तोहफों का पिटारा इसे कह सकते हैं आप, क्योंकि ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी कही गई। ये जो बजट होगा जन कल्याणकारी होगा, जनता का कल्याण होगा इस बजट से। लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन शुरू होगी इस बजट के धरातल पर, वो देखने की बात है कि जनता को राहत कितनी मिलेगी। जब बजट पेश हो जाएगा एक सिरे से, जब उसका आकलन शुरू होगा, उसके बाद धरातल पर जब एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद देखने की बात होगी कि जनता को राहत कितनी मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से लाइव हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। तो चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। हेलो। और आज बजट पेश होगा, उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सीधी तस्वीरें, और अभी से कुछ ही समय बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब बजट पढ़ना शुरू करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उससे पहले ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बजट कॉपी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हस्ताक्षर कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ। ओवर टू यू रवि। रवि, आवाज मिल पा रही है आपको?
तो बजट कॉपी पर मुख्यमंत्री सिग्नेचर इस समय कर रहे हैं और ये जो बजट की कॉपी है विधानसभा में डिस्ट्रीब्यूट होगी तमाम मेंबर्स के पास। अब ऐसे में जब देखा जाएगा, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पढ़ेंगे, उसमें किस वर्ग के लिए क्या प्रावधान किया जाता है, क्या अच्छी राहत दी जाती है और दी भी जाती है या नहीं, क्योंकि विपक्ष इस पर हमलावर है कि पहले राहत देने का काम नहीं किया। अब देखने की बात होगी कि आज का जो बजट रहेगा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि जनता की कल्याण हेतु ये बजट हमने फ्रेम किया है, इस बजट की फ्रेमिंग क्या रहेगी 11 बजे के बाद विधानसभा में जग जाहिर हो जाएगा। पूरे हरियाणा वासियों को यह पता चल जाएगा कि किस तरह से सरकार ने इस बजट को फ्रेम किया है और उसके आकलन के लिए हरियाणा न्यूज लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है। हरियाणा न्यूज के साथ आप बने रहिए, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपके लिए इस बजट में क्या खास रहने वाला है। ये सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट की कॉपीज पर हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं और अभी से कुछ देर बाद ये जो कॉपीज है ये खुलेंगी और जब ये खुलेंगी तो ये पता चलेगा कि हरियाणा की जनता को क्या मिला है अपनी सरकार से। सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। अंतिम बजट सत्र है दूसरे कार्यकाल का और अंतरिम बजट भी है क्योंकि चुनावी साल है, हरियाणा विधानसभा चुनाव भी होने हैं और अब ऐसे में देखने की बात यह है कि क्या चुनावी वर्ष को देखते हुए कुछ ऐसी घोषणाएं, कुछ ऐसे प्रावधान रखे जाते हैं क्या इस बजट में, इस बजट की फ्रेमिंग में जो जनता को संतुष्ट कर पाए। कितनी संतुष्ट कर पाती है सरकार जनता को, यह कुछ देर बाद जग जाहिर होगा। अभी बजट पेश नहीं हुआ है, कुछ ही देर बाद बजट पढ़ना शुरू करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री। वित्त मंत्रालय मनोहर लाल के पास ही है, तो अब ऐसे में बतौर वित्त मंत्री जब बजट पढ़ेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो देखने की बात होगी कि जनता के लिए अपने पिटारे से क्या निकालते हैं। चंडीगढ़ से बहरहाल सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिग्नेचर किए हैं बजट की कॉपीज पर, साइन करते नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, फर्स्ट ऑन हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में वो कॉपी है जिस कॉपी को बांटा जाएगा विधानसभा में, अगर आम भाषा में बात कर ले तो। अब ऐसे में इस कॉपी में, इस बजट की कॉपी में जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने मौजूद है, जिन पर सिग्नेचर कर रहे थे मुख्यमंत्री, इसमें क्या आम जनता के लिए खास रहेगा, हरियाणा वासियों के लिए क्या खास रहेगा, हरियाणा के किसानों के लिए बजट में सरकार ने क्या किया है, गृहिणियों के लिए क्या किया है, युवाओं के लिए क्या किया है, बेरोजगारों के लिए क्या विशेष इंतजाम इस बजट में किए गए हैं जिससे उनके चेहरे पर एक खिलखिलाती मुस्कुराहट आए। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आश्वस्त भी नजर आए कि अब की बार का जो बजट है वो जन कल्याणकारी बजट होगा हरियाणा के लिए। लेकिन कितना कल्याणकारी होगा इसका आकलन करने के लिए हरियाणा न्यूज लगातार आपको अपडेट कर रहा है, खबर बता रहा है कि इस बजट में आपके लिए क्या खास रहेगा। बजट को लेकर हरियाणा न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट कॉपी पर साइन कर चुके हैं और इसके बाद अभी जो ये बजट की कॉपीज हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन विधानसभा में होगा और उसके बाद आज बजट पेश होगा हरियाणा विधानसभा में, हरियाणा प्रदेश का। और हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए क्या स्पेशल रहेगा, क्या खास रहेगा जिससे लोगों की आस पूरी हो सके, यह देखने की बात होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सीधी तस्वीरें, फर्स्ट ऑन हरियाणा न्यूज, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आपने देखी और आपको नजर आया कि किस तरह से सिग्नेचर करते मुख्यमंत्री नजर आए और उसके बाद वो तस्वीरें भी अभी से कुछ ही देर में हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले आप देखेंगे जब आपके मतलब का बजट विधानसभा में पढ़ा जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। अब ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से साइन तो कर दिए गए हैं, अब ऐसे में देखने की बात यह होगी कि मुख्यमंत्री ने जिस बजट की कॉपी पर साइन किए हैं, अब ये खास बजट लोगों की आस पर कितना खरा उतरता है, ये देखने की बात होगी। बजट सत्र को लेकर हरियाणा न्यूज की महाकवरेज लगातार जारी है। इस बजट में आपके लिए क्या खास रहेगा लगातार आपको बता रहे हैं। फिलहाल वक्त